मान लीजिए मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसको ग्राउंड पे मैंने ऐसे नॉर्मली रखा हुआ है। ग्राउंड पे मैंने एक ऑब्जेक्ट को ऐसे नॉर्मली रखा हुआ है। जब मैं सिर्फ इसको रखा हुआ है और कुछ भी नहीं इस पे फोर्स लगाया हुआ, सिर्फ अभी कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं इस पे? ग्रेविटी और नॉर्मल, बस दो ही फोर्स लग रहे हैं। एक ग्रेविटी लग रहा है नीचे और एक नॉर्मल लग रहा है ऊपर। क्या अभी इस पे कोई फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है क्या? आप सोच के बताइए, क्या अभी कोई फ्रिक्शन फोर्स इस पे लग रहा है? नहीं लग रहा। जब कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे ये सरफेस रफ हो, अगर उस पे कोई रिलेटिव मोशन नहीं है ना, तो कोई भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं एक्ट करेगा। ये अपने दिमाग में बात क्लियर हो जानी चाहिए। कब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा? जब मैं इस पे एक एफ फोर्स से इसको पुश करने की कोशिश करूं। अब मैंने एफ फोर्स एक्सटर्नल इस पे लगाया। एक्सटर्नल एफ फोर्स लगाने के कारण अब इस ग्राउंड में और इस ऑब्जेक्ट के बीच में क्या हो रहा है? रिलेटिव मोशन हो रहा है। दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने लगेंगे। करेंगे मुकुंद? करेंगे कि नहीं? ठीक है, तो जब ये एक दूसरे पे ऐसे स्लाइड करने लगेंगे तब जाके यहाँ पर सुमित क्या लगेगा? फ्रिक्शन लगेगा। क्या लगेगा? क्या लगेगा? फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? जब ये स्लाइड करने लग जाएगा तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा भाई हिमांशु? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन। और जब ये रुका हुआ रहेगा तो कौन सा फ्रिक्शन रहेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। और जब ये ऑन द वर्ज ऑफ मोशन होगा तो लिमिटिंग। तीन टाइप के फ्रिक्शन की बात की थी। ठीक है, यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन में भी दो तरीके से फ्रिक्शन की बात की थी। एक कही थी स्लाइडिंग एंड रोलिंग। तो यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगेगा। आपको इस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पर कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है? स्लाइडिंग फ्रिक्शन लग रहा है। हमने बॉडी पे एफ फोर्स लगाया पीछे से, तो बॉडी पे पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन डेवलप होना शुरू हो गया। बॉडी में पीछे की डायरेक्शन में क्या डेवलप होना शुरू हो गया? फ्रिक्शन। काशवी बात समझ में आती है कि नहीं आती? ठीक है, सिंपल सीधी सी बात है, लॉजिक सबको क्लियर होना चाहिए। जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तब तक रिलेटिव मोशन नहीं आया, और जब रिलेटिव मोशन नहीं आएगा तो तब तक यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन डेवलप नहीं होगा। चलिए, अब आप खुद सोचो, घर के अंदर कोई एक बहुत हैवी ऑब्जेक्ट है। आज हम मास की बात करें। कल किसी ने मुझसे पूछा था कि सर मास पे डिपेंड करता है कि नहीं। कौन पूछ रहा था? तो करता है। कैसे करता है उसकी बात करते हैं। ध्यान से देखो, ये हमारे पास मान लो बहुत हैवी फ्रिज है घर का, जिसको मुझे एक रूम से दूसरे रूम में ट्रांसफर करना है। कैसे? पुश कर करके। तो मैंने इस पे पुश करना शुरू किया। अब बहुत हैवी फ्रिज था, बहुत हैवी था, इसका मतलब इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। ठीक है, बहुत हैवी है तो बहुत ज्यादा इस पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। ये चेयर है, क्या इस पे फ्रिक्शन नहीं लगता? क्या लगता है? लेकिन मैं इसको बड़े आराम से पुश कर लेता हूँ। इसका मतलब क्या है? इस पे इसका मास कम है, उसके कम होने के कारण यहाँ पर फ्रिक्शन भी कम ही लगता है। समझ में आ रही है बात सुहाना? रुमशा, चलिए, तो ये हमारे पास सिंपल सीधी सी बात आई। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है। मैं यहाँ पर एक लॉजिक क्रिएट करूंगा। इनिशियली जब कोई भी फोर्स नहीं था तो कोई फ्रिक्शन नहीं था। इनिशियली जब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं था तो कोई भी फ्रिक्शन नहीं था। जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाते गए, ध्यान से सुनो, जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाते गए तो वैसे वैसे फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। लेकिन फ्रिक्शन क्या हमेशा इंक्रीजिंग ही होता है क्या? एक पॉइंट तक तो ये इंक्रीज करेगा, उसके बाद ही क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ध्यान से सुनना समझना, फ्रिक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू होती है, उससे ज्यादा फ्रिक्शन नहीं लग सकता। आपने क्या किया, रोड साइड एक गाड़ी खड़ी थी, उस रोड साइड गाड़ी को एक आदमी आके धक्का देने लगता है, कुछ नहीं होता। दूसरा आदमी आ जाता है उसके साथ मिलके, तो भी कुछ नहीं होता। तीसरा आदमी जैसे ही आता है चलने लग जाती है गाड़ी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए क्योंकि जब एक आदमी फोर्स लगा रहा था तो कुछ उसने फोर्स लगाया, उतना ही फ्रिक्शन बन गया और नेट फोर्स जीरो हो गया। समझ में आई बात? जब दूसरा आदमी आया उसने और फोर्स लगाया, उतना ही फ्रिक्शन डेवलप हो गया और नेट फोर्स जीरो हो गया। लेकिन जब तीसरा आता आदमी, तो उस टाइम पे तीनों का फोर्स मिला के इतना हो जाता है कि फ्रिक्शन को काउंटरैक्ट कर देते हैं, फ्रिक्शन से ज्यादा लगा देते हैं फोर्स। अब खुद सोचो, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है 20 न्यूटन, लेकिन आदमियों ने लगा दिया 30 न्यूटन, तो अब क्या होगा? गाड़ी आगे चलना शुरू कर देगी। इसका मतलब जब भी फ्रिक्शन की बात होगी बॉडी पे, 7 से, जब भी फ्रिक्शन की बात होगी किसी भी बॉडी पे, तो फ्रिक्शन एक वेरिएबल क्वांटिटी रहता है अप टू ए मैक्सिमम वैल्यू। अप टू ए मैक्सिमम वैल्यू। शुरुआत में आपने फोर्स लगाना शुरू किया, फ्रिक्शन की वैल्यू आई, और फोर्स लगाया और फ्रिक्शन बना, और ज्यादा फोर्स लगाया और ज्यादा फ्रिक्शन बना, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसपे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, इससे ज्यादा फ्रिक्शन अब नहीं लग सकता। उस पॉइंट के बाद आप और फोर्स लगाओगे तो बॉडी क्या करने लगेगी? चलने लगेगी, मोशन में आ जाएगी। लॉजिक क्लियर हो रहा है जो कह रहा हूं? मतलब एक सर्टेन पॉइंट तक बॉडी पे हमेशा क्या लगता है? स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है।
अब वो समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, ये चेयर है मेरे पास, इसमें मैंने हल्का सा फोर्स लगाया, चल रहा है क्या? फिर और हल्का फोर्स लगाया, चल रहा है नहीं, फिर और लगाया, नहीं चल रहा, लेकिन फिर एक पॉइंट ऐसा आया जिसपे ये चलने लग गया। सही है, इसका मतलब मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, इसने उतना ही फ्रिक्शन बना लिया, फिर और एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाया, इसने और फ्रिक्शन बना लिया। ये एक पॉइंट ऐसा आता है जिसपे मेरा एक्सटर्नल फोर्स इसके फ्रिक्शन से ज्यादा हो जाता है। जब ज्यादा हो जाता है तो ये चलने लग जाती है, मोशन में आ जाती है। समझ में आई बात? मान लो कि किसी भी बॉडी और किसी भी सरफेस के लिए फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर है 20 न्यूटन। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 20 न्यूटन, ऐसा अपन मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम। अब आपने मान लो एक्सटर्नल फोर्स लगाया इस पे 5, तो फ्रिक्शन कितना बनेगा? 20 बनेगा क्या? फ्रिक्शन कितना बनेगा? 5 ही बनेगा, फ्रिक्शन 20 नहीं बन सकता। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 20 हो सकती है, लेकिन आपने क्योंकि 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो यहाँ फ्रिक्शन भी 5 न्यूटन ही बनेगा। अगर मान लो 20 बन जाता, सोच के देखना, अगर मान लो 20 बन जाता तो पीछे की तरफ 20 लग रहा है, आगे की तरफ आपने 5 लगाया, इसका मतलब धक्का तो आप आगे दे रहे हो, बॉडी कहाँ रही? ऐसा कभी होता है क्या? नहीं होता। ऐसा कभी होता है क्या? तो ऐसा जब नहीं होता है, इसका मतलब एक चीज दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई किसी भी बॉडी पे आप जितना एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे उतना ही फ्रिक्शन डेवलप होगा, अप टू ए सर्टेन वैल्यू, अप टू ए मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू अटेन होने के बाद फ्रिक्शन की, और फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो सकती, उसके बाद फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाता है। इसका मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन होती है उसको क्या कहा जाता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब फ्रिक्शन इंक्रीज करेगा 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 एक सर्टेन वैल्यू तक, उसके बाद फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो यहाँ पर एक ग्राफ बनाना चाहूंगा, यहाँ पर ध्यान से देखना, समझना इस ग्राफ। यहाँ पर लिख रहा हूँ फ्रिक्शन, यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्सटर्नल फोर्स। देखिए शुरुआत में एक्सटर्नल फोर्स 0 तो फ्रिक्शन भी 0। अब जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाएंगे वैसे वैसे फ्रिक्शन भी बढ़ेगा अप टू ए मैक्सिमम वैल्यू। तो जहां पर मैक्सिमम वैल्यू आई उसको क्या बोल दिया? एफ एस मैक्स बोल दिया। एफ एस मैक्स का मतलब क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम। क्या हो गया? स्टैटिक फ्रिक्शन का। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम क्या होता है? लिमिटिंग। मतलब इससे ज्यादा फ्रिक्शन अब बॉडी पे एक्ट नहीं करेगा। अब यहां तक कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है बॉडी पे? स्टैटिक। और इसके बाद क्या लगेगा? मतलब अब आप और एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाते जाओ, अब आप और एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाते जाओ। ऐसा ले लो, यहां पर अपन फ्रिक्शन इधर ले लेते हैं, फ्रिक्शन इधर ले लेते हैं, एक्सटर्नल फोर्स को इधर ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लिया, तो इसको यहां से हटा देते हैं, एक्सिस चेंज कर दी। अब आप और एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाओगे लेकिन फ्रिक्शन क्या लिखेगा आपको? कांस्टेंट दिखेगा। दैट मींस एक सर्टेन पॉइंट के बाद फ्रिक्शन जो है उसकी वैल्यू बढ़ना बंद हो जाती है। एक सरफेस के लिए, एक ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा एक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू रहती है, उससे ज्यादा फ्रिक्शन कभी भी बॉडी पे एक्ट नहीं कर सकता। ये चीज आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। There is a maximum value of friction which can act on an object. उससे ज्यादा फ्रिक्शन लगना हमारे लिए पॉसिबल नहीं। क्यों? क्योंकि डिग्री ऑफ इंटरलॉकिंग होता है। डिग्री ऑफ इंटरलॉकिंग मतलब किस हद तक इंटरलॉकिंग हो सकती है पार्टिकल्स की, आपस में इंडुलेशन होते थे ना, अपन ने कल बात की थी कि एक सरफेस को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखूंगा तो उस पर गड्ढे दिखेंगे। उस पर क्या दिखेंगे? गड्ढे का मतलब क्या है? रफनेस दिखेगा। वो रफनेस आपस में एक दूसरे पे क्या हो जाते हैं? इंटरलॉक हो जाते हैं। वो इंटरलॉक हो जाते हैं तो उसके कारण फ्रिक्शन लगता है। उसके कारण क्या लगता है? फ्रिक्शन। अब आप खुद सोचो, इंटरलॉकिंग ऐसा थोड़ी ना है कि आपने एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते गए तो इंटरलॉकिंग भी बढ़ती गई। इंटरलॉकिंग तो एक सर्टेन लेवल की थी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसपे एक्सटर्नल फोर्स इस इंटरलॉकिंग के से की वजह से लगने वाले फोर्स को काउंटरैक्ट करके ज्यादा हो जाएगा और उस टाइम पे बॉडी चलने लग जाएगी। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा जाता है ना, तो इस ग्राफ में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन देखा जाता है। क्या मॉडिफिकेशन देखा जाता है? ध्यान से देखिए। प्रैक्टिकली जब देखते हैं तो एक सर्टेन पॉइंट तक तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, उसके बाद जब ये बॉडी चलने लगती है तो फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है और फिर कांस्टेंट हो जाता है। उसके बाद फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी हो जाती है कम और फिर कांस्टेंट हो जाती है फ्रिक्शन की वैल्यू। शिफाली का ऐसा कैसे हो सकता है? क्या लॉजिक हो सकता है कि यहाँ थोड़ी सी फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो गई? वाई? यश, कैसे हो सकता है? काइनेटिक फ्रिक्शन जैसे ही लगने लगा बॉडी पे, तो हम बोल रहे हैं काइनेटिक फ्रिक्शन जब बॉडी पे लग रहा है तो वो स्टैटिक से थोड़ा कम ही लग रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? वाई? सोचिए, बता सकता है कोई भी ऑनलाइन?
कौन बता सकता है? यस। नहीं, अपन कह नहीं सकते ऐसे। फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो रही है, मैं ये नहीं पूछ रहा कि ज्यादा क्यों है कम मैं ये पूछ रहा हूँ फ्रिक्शन की वैल्यू हो रही है थोड़ी सी कम जब बॉडी चलने लग रही है। देखो यहाँ तक बॉडी केस में थी, रेस्ट पे थी, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। एक पॉइंट ऐसा आया, बॉडी ऑन द वर्ज ऑफ मोशन हो गई, उसको लिमिटिंग बोला। उसके बाद और एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाऊंगा तो बॉडी चलने लगेगी। तो जब चलने लग रही है बॉडी, तो बॉडी पे फ्रिक्शन की वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई है और कांस्टेंट हो गई है। ऐसा क्यों? कौन सा फोर्स तो बढ़ ही रहा है। फोर्स से यहाँ पर कुछ भी, एक्सटर्नल फोर्स से कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, अचानक से कहाँ चला, धीरे धीरे फोर्स लगाया ना, तो धीरे धीरे चलने लगा। क्या चेंज हुआ? उसका मोशन चेंज हो गया। तो पहले वो लीनियर मोशन में था, अब रोटेशन में आ गया। ऐसे हो गया है? मैं तो बताऊंगा ही। तू बता राहुल। है? प्रकृति, नेचर। मेरे को एक बात बताओ, फ्रिक्शन लगता किसके कारण है? अंड्यूलेशंस के आपस में फंस जाने के कारण लगता है। जब कोई बॉडी चलने लगेगी दूसरे सरफेस पे, तो क्या ये अंडुलेशन परफेक्टली मेंटेन हो पाएंगे क्या? ये बॉडी चल रही है, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे अंडुलेशन एक दूसरे के ऊपर निकल जाए, मतलब परफेक्ट इंटरलॉकिंग तो हुई नहीं। और जब परफेक्ट इंटरलॉकिंग ही नहीं हुई, तो क्या परफेक्ट फोर्स डेवलप हो सकता है क्या? थोड़ा सा कम ही डेवलप होगा। तो जब बॉडी मोशन में आ जाती है, तो वहां पर परफेक्ट इंटरलॉकिंग देखने को हमें नहीं मिलती, जिसके कारण फोर्स ऑफ फ्रिक्शन थोड़ा सा मैक्सिमम वैल्यू से कम ही लगता है। आप खुद सोचो, जब बॉडी रेस्ट पे है तो इंटरलॉकिंग बहुत बढ़िया से हो रखी, अंडुलेशन, ये अंडुलेशन थे, तो ये गड्ढे आपस में ऐसे क्या कर रखे हैं, फंसे हुए हैं। लेकिन जब ये बॉडी चलने लग जाएगी, तो ये गड्ढे आपस में फंस पाएंगे क्या इतनी परफेक्टली? नहीं फंस पाएंगे। इसका मतलब एक दूसरे पे उतना फोर्स नहीं लगा पाएंगे जितना स्टैटिक में लगाते हैं। समझ में आई बात? और इसीलिए थोड़ी सी वैल्यू फ्रिक्शन की क्या हो जाती है, काइनेटिक की कम हो जाती है। ऑलवेज रिमेंबर दैट काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। हमेशा याद रखना है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से काइनेटिक फ्रिक्शन छोटा ही होता है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा छोटा होता है। क्या होता है? क्यों छोटा होता है? बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर इंटरलॉकिंग ऑफ अंडुलेशंस ऑफ द सरफेस। सरफेस के अंडुलेशंस के बीच में इम्प्रॉपर इंटरलॉकिंग देखने को मिलती है। इस वजह से दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, वो इस तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है। यस और नो? सबको क्लियर हुई बात ये? ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, और एक्सटर्नल फोर्स पे कैसे डिपेंड होता है, आपको क्लियर हो रहा है? यस और नो? अब मेरे पास फ्रिक्शन का फॉर्मूला आता है। फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स विच इज एक्टिंग बिटवीन द सर्फेसेस। फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है कि नहीं? या नॉन कांटेक्ट फोर्स है? कांटेक्ट फोर्स है। बिना कांटेक्ट के फ्रिक्शन एक्ट नहीं कर सकता। मतलब दो बॉडीज के बीच में कांटेक्ट होगा तभी एक्ट करेगा। अब ये फ्रिक्शन डिपेंड किस पे करता है? देखिए, फ्रिक्शन एक तरीके का रिएक्शन फोर्स है, तो डिपेंड भी किस पे करेगा? रिएक्शन पे ही करेगा। सही है कि नहीं है? एक बॉडी ने ग्राउंड को पुश किया नीचे mg फोर्स से, बदले में ग्राउंड ने इसको ऊपर लगाया नॉर्मल फोर्स। फ्रिक्शन इज अ रिएक्शन फोर्स, तो डिपेंड्स ऑन रिएक्शन ओनली। तो ध्यान से देखिए, फ्रिक्शन किस पे प्रोपोर्शनल है? नॉर्मल पे। अब मैं यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी हटाऊंगा, क्या लगाऊंगा? एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज म्यू। ऐसा म्यू आपने 10th क्लास में भी देखा था, क्या नाम था उसका? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। ठीक है, 10th क्लास में म्यू पढ़ते थे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता था, यहाँ पर म्यू पढ़ रहे हैं तो दिस इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। स्पेलिंग सही है क्या कोफिशिएंट की? है? सही है?
गलत भी हो सकती है, मैं कोई इंग्लिश पढ़ाता थोड़ी ना, अपन तो फिजिक्स पढ़ना है। हो सकता है कभी कभार स्पेलिंग में ई की जगह एफ हो जाए, सी की जगह डी हो जाए, समझ आ गया। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है वो क्वांटिटी जो हमें बताती है कि फ्रिक्शन बेसिकली सरफेस पे कैसे डिपेंड करता है। जैसे एक तरफ सैंड पेपर, एक तरफ ग्लास, एक तरफ क्या है सैंड पेपर, एक तरफ है ग्लास। दोनों को रियल में अगर मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखूंगा दोनों रफ दिखेंगे, लेकिन ज्यादा फ्रिक्शन किस में एक्ट करेगा? सैंड पेपर में। और कम फ्रिक्शन ग्लास में करेगा। इसका मतलब मटेरियल की भी प्रॉपर्टी होती है, मटेरियल की भी प्रॉपर्टी होती है फ्रिक्शन को डेवलप करने की। हर मटेरियल सेम फ्रिक्शन डेवलप नहीं करता, डिपेंड्स ऑन द रफनेस ऑफ द सरफेस। तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये किस पे डिपेंड करता है? सरफेस की रफनेस पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा सरफेस रफ होगा उतना ज्यादा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हाई होगा, ठीक है। जितना सरफेस स्मूथ होगा उतना कोफिशिएंट कम होगा। तो बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द सरफेस ऑन विच द रिलेटिव मोशन इज हैपनिंग। जिस सरफेस पे रिलेटिव मोशन हो रहा है उस सरफेस पे क्या उस सरफेस की रफनेस क्या है, किस तरीके से उस पे बॉडी फ्रिक्शन डेवलप कर रही है, वो डिपेंड किस पे करता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्टैटिक और एक होता है काइनेटिक। अब मुझे एक बात बताओ, काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हम यहाँ पर एक रिलेशन और बना सकते हैं दैट काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट इज ऑलवेज लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। समझ में आ रही है बात? ऐसा क्यों? सुमित अब बताया, ऐसा क्यों? नहीं, ये तो मैंने एनालॉजी क्रिएट करके बता दिया ताकि आपको याद रहे। रीजन है इसके पीछे, क्या रीजन? सोच के बताएं कि क्यों स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट से ज्यादा होता है। हाँ, बैठ जा। ऑब्वियसली रफनेस पे तो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट डिपेंड करेगा, साथ ही साथ इस पे भी तो डिपेंड करेगा कि कितनी परफेक्टली इंटरलॉकिंग हो रही है। अगर मान लो एक सरफेस है जिसके अंदर इंटरलॉकिंग ही परफेक्ट नहीं है, एक सरफेस है जिसके अंदर इंटरलॉकिंग परफेक्ट नहीं हो रही, तो वहां कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा कम होगा? कम होगा। डिपेंड्स ऑन द इंटरलॉकिंग एज वेल। अब ज्यादा अच्छी इंटरलॉकिंग किसमें होती है? तो ऑब्वियसली स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किससे ज्यादा होगा? काइनेटिक से हमेशा ज्यादा होगा। सोचने की बात नहीं। कौन बोला हाँ? है क्लियर है? चार बातें बता दी है अभी। सबसे पहली बात कि एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड करेगा बॉडी पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है। जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाओगे वैसे वैसे बॉडी पे फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी, लेकिन अप टू ए सर्टेन वैल्यू, एक मैक्सिमम वैल्यू तक बढ़ती है, उसके बाद फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं बढ़ती। वो जो मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन होता है उसको क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। उसके आगे और एक्स्ट्रा फोर्स लगाऊंगा तो बॉडी चलने लग जाएगी। जब चलने लगती है तो कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करता है? काइनेटिक। काइनेटिक की वैल्यू हमेशा स्टैटिक से थोड़ी क्यों कम होती है? क्योंकि प्रॉपर इंटरलॉकिंग ऑफ अंडुलेशंस नहीं होता, नहीं होता तो उतना फ्रिक्शन नहीं लग पाता। सही है। फिर उसके बाद अपन ने बात की कि भाई फ्रिक्शन फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? नॉर्मल। और जब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या लगाएंगे? एक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन लगा देंगे म्यू। इसमें भी अपन ने देखा कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दो तरीके से हो सकते हैं, म्यूएस और म्यूएस और म्यूएस और म्यूके में कौन बड़ा? म्यूएस बड़ा। म्यूएस और म्यूके में कौन बड़ा? म्यूएस बड़ा। क्यों? बिकॉज ऑफ प्रॉपर इंटरलॉकिंग किसमें हो रही है? एंडुलेशंस की स्टैटिक में हो रही है, तो हमेशा स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा काइनेटिक से। लेकिन आप कभी कभार क्वेश्चंस में देखोगे कि टेक काइनेटिक एंड स्टैटिक एज इक्वल ओनली, ठीक है। काइनेटिक और स्टैटिक को आप इक्वल ही मान के चलिए। कभी कभार हमें क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाता है। लिख रही हो क्या? लिखा हमने सिर्फ इतना ही लिखवाया मैंने, तो ग्राफ भी बनाया। व्हाट इज दिस? ग्राफ कहाँ है? बैठने के लिए आए हो क्या क्लास में? मैंने किया, देखो सर, किया समझ रहा था, अब बनाएंगे। हैं? समझ रहा था सर, आप समझ रहे थे बीच में तो
कॉपी तो मैथ्स की है। अरे सबको समझ में आया कैसे करना है ये? आसान है, लॉजिकल है। लॉजिकल नहीं है क्या? क्या कुछ रटने की चीज है क्या? अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्या मुश्किल है इसके लिए? आपको बस इतना ध्यान रखना है, जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाओगे वैसे वैसे बॉडी में फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ेगी। एक सर्टेन पॉइंट ऐसा आएगा जिसमें फ्रिक्शन मैक्सिमम हो जाएगा और उसके बाद काइनेटिक लगने लग जाएगा, जो कि थोड़ा सा कम ही होता है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब अपन बात करते हैं एक ऐसे परफेक्ट क्वांटिटी की। आप खुद सोचो, आप सभी लोगों ने, अब देखो कोई न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा आज, न्यूमेरिकल कल कराऊंगा। आज मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आप सभी लोगों ने लॉन मोवर देखा है कि नहीं देखा? लॉन मोवर, लॉन मोवर घास काटते हैं जिस, देखा है सबने? मैनुअल वाला जिसको पुश करके ऐसे लेके जाते हैं, देखा है सबने? तो उसको कभी पुश करने की कोशिश की है किसी ने? की है? मुश्किल होती है कि नहीं होती? बहुत आसान होता है क्या? लेकिन कभी खींचने की कोशिश की है? खींचने में आसानी हो जाती है, खींचने में बड़ा आसान होता है। किसी ने खींचा है उसको? कभी उसको उसके हैंडल से पकड़ के खींचा है क्या? कितने लोगों ने खींचा है? और जब पुश करते हैं, पुश किया है किसी ने? पुश करना मुश्किल होता है, पुल करना आसान होता है। पुश करना बहुत मुश्किल होता है लेकिन पुल करना बहुत इजी होता है। आप उसको खींच के कहीं भी ले जा सकते हो, लेकिन जब आप पुश करने लगोगे तो उस पर बहुत ज्यादा ऐसा लगेगा आपको रेजिस्टेंस आ रहा है, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा है। ऐसा क्यों होता है हम उसकी बात करते हैं। तो हाँ, क्योंकि सर वो घास घास उसकी ब्लेड्स में फंस जाती है ऐसे, तो वो घूम नहीं पाता। फिर हम फ्रिक्शन में क्यों पड़ रहे हैं उसे? एक- क्या 11th क्लास के बच्चे हो? क्योंकि सर वो घास, कौन सी घास? यहाँ मैं हर चीज लॉजिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ हर चीज के पीछे एक लॉजिक है। वो लॉजिक क्या आ रहा है? घास। ऐसे ना, तो रोज हो जाना चाहिए एक बार, ताकि क्लास क्लास का जो है माहौल खुशनुमा रहे, गुस्सा ना आए मुझे। चलिए, क्या कह रही है? पिटेगी? चलो, क्लास के अंदर हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात की लॉन मोवर की। लॉन मोवर का एक हैंडल होता है कि नहीं होता? इस हैंडल से हम पुश भी कर सकते हैं, पुल भी कर सकते हैं। मैं दो केस बनाता हूँ, एक बार मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऐसे फोर्स लगाता हुआ, एक बार ऐसे फोर्स लगाता हूँ। दिख रहा है आपको? सही है। अब ध्यान से देखो, मैंने एक बार एफ फोर्स थीटा एंगल पे लगाया पुलिंग, और एक बार एफ फोर्स थीटा एंगल पे लगा रहा हूँ इन विच आई एम पुशिंग दी लॉन मोवर। दोनों ही केस के अंदर हमें पता है फ्रिक्शन जो है वो म्यू टाइम्स नॉर्मल के बराबर होता है। मतलब आप नॉर्मल फोर्स निकालो, आपको पता चल जाएगा कितना फ्रिक्शन लगा। अब ध्यान से देखना, लॉजिक क्लियर हो जाएगा अभी कि क्यों जब पुश करते थे तब मुश्किल होती थी। ध्यान से देखो, जब मैं पुल कर रहा हूँ, एफबीडी बनाते हैं इसका, नीचे की तरफ कितना फोर्स, ऊपर की तरफ कितना फोर्स। यहाँ एफ का कंपोनेंट ऊपर आ जाएगा एक, एफ साइन थीटा, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये 90 माइनस थीटा था ना। और एक हॉरिजॉन्टल आ जाएगा एफ कॉस थीटा। बोलो और कोई फोर्स है कि नहीं है? अरे है, कौन सा फोर्स है? जब ये इधर जाने लगेगा तो पीछे फ्रिक्शन लगेगा। आज तक फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं किया था, लेकिन अब करना है। ये बॉडी कहाँ जाने लगेगी? इधर जाने लगेगी ना। आप इसको इस तरफ पुल कर रहे हो तो ये इस तरफ जाएगी, फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? पीछे। अब ध्यान से देखो, वर्टिकल डायरेक्शन को सॉल्व करते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे कितना फोर्स है? mg। चलिए, ऊपर कितना फोर्स है? नॉर्मल। और कौन सा फोर्स है? एफ साइन थीटा।
तो मैं यहाँ पर देखो क्या लिख रहा हूँ, नॉर्मल की वैल्यू अगर निकालूं तो ये बन रहा है mg माइनस, अरे बोलो यार, अब इसके अंदर आओ, एफबीडी बनाओ। नीचे कितना फोर्स, ऊपर कितना, ऊपर की तरफ कोई, अरे ऊपर की तरफ नहीं, ये इस तरफ लग रहा है, तो इसका कंपोनेंट कहाँ जाएगा, नीचे। एफ साइन थीटा कंपोनेंट कहाँ आएगा, नीचे आएगा, और एफ कॉस थीटा कंपोनेंट इस तरफ आ जाएगा। यस और नो। और फ्रिक्शन क्या इस तरफ लगेगा, कहाँ लगेगा, इस तरफ। सब कुछ विजुअलाइज हो रहा है, फ्रिक्शन पीछे लगता हुआ, तो फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, ये देखो लग रहा है। अब वर्टिकल डायरेक्शन में सॉल्व करो, बताओ ऊपर कितना फोर्स, नीचे कितना, एफ साइन थीटा प्लस mg। ध्यान से देखिए, यहाँ नॉर्मल आया mg माइनस एफ साइन थीटा, यहाँ नॉर्मल आ रहा है mg। नॉर्मल ज्यादा किस में है, फर्स्ट केस में, सेकंड केस में। सेकंड केस में जो नॉर्मल आ रहा है वो फर्स्ट केस से ज्यादा आ रहा है। हम जानते हैं फ्रिक्शन जो है किस पे डिपेंड करता है, अब जब नॉर्मल ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन भी, इसका मतलब जब अपन पुश करते हैं तो फ्रिक्शन ज्यादा लगता है, और जब पुल करते हैं तो फ्रिक्शन कम लगता है। इसीलिए लॉन मोवर को खींचना आसान होता है, पुश करना मुश्किल होता है। समझ में आ रही है बात। कभी अगर किसी को इस चीज में डाउट है तो अपने स्कूल में होगा, उसको पुश करके देख लो। ठीक है, अभी 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 गेम्स में चल रहे हैं ना, तो तुम्हें एक्सपेरिमेंट करवा देते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे, फुटबॉल से, मेरे को लगा तेज से, फुटबॉल से तो करवा सकते, प्रैक्टिकल करेंगे तो। एक सेकंड, क्या कहना चाह रहा है, अरे वजन पे डिपेंड कर रहा है कि नॉर्मल पे कर रहा है, नॉर्मल बदल गया ना, वजन पे थोड़ी ना डिपेंड कर रहा है। जा तो अभी आ रहा हूँ तेरे पास। बताओ सभी ऑनलाइन सबको क्लियर हुआ कि नहीं यहाँ तक।